तो शुरू करते हैं बेटा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। इस तरह से ये इंडेक्स था ना हमारा, और कुछ पे है, ठीक हो गया। अब अगर कोई इस बेसिस पे जो मैंने कोड लिखा था कि हमने कहा था कि एक इंटीजर स्टैक ABC 10 इनिशियलाइज कर दो, तो उसके बेसिस पे दो काम हमने कहा हो गए। वो दो काम कौन थे? टॉप में 0 आ गया और ये 1 से शुरू हो रहा है तो 0 इसमें चला गया, एक एरे इनिशियलाइज हो गया। और अगर इसके फौरन बाद कोई प्रोग्रामिंग कोड में यूं लिखता है कि x इज इक्वल टू पॉप, ठीक हो गया, यूं लिख देता है। अब आप क्या समझते हैं कि ये लिखने से आपको एक मैसेज मिलना चाहिए ना? यहाँ पे क्या मैसेज मिलना चाहिए? जिसे आप हैंडलर कहते हैं, मैसेज ये मिलना चाहिए कि स्टैक इज एम्प्टी, यानी स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। अंडरफ्लो का मैसेज आएगा यहाँ पे। स्टैक एम्प्टी कैसे चेक हुआ होगा? यहाँ पे कैसे पता चला होगा स्टैक एम्प्टी? आपने तो खाली x इज इक्वल टू पॉप, पॉप तो हो ही नहीं सकता, कोई डेटा नहीं है तो पॉप कैसे होगा? आपको नजर थोड़ी आ रहा था स्टैक में जो है वो डेटा है या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अब जो कोर प्रोग्रामर है जी टॉप की वैल्यू से, अब देखो ये कोर प्रोग्रामर उन्होंने इस टॉप के थ्रू हैंडल किया हुआ है। टॉप के थ्रू, ये टॉप जो नजर आ रहा है ना, इन्होंने क्या चेक किया है कि अगर किसी ने हमसे अगर पॉप की रिक्वेस्ट की है तो हम देखें कि टॉप में क्या है। अगर टॉप में 0 है तो हम लिख देंगे स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी, स्टॉक जो है वो एम्प्टी है। और अगर टॉप में 0 नहीं है तो फिर हम उसको डेटा बाहर निकाल के दे देंगे जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा, क्योंकि स्टैक का तो पर्पस है। तो यूजर कभी नहीं बताता कि मुझे क्या स्टैक से बाहर निकालना है, क्योंकि ये कंपल्जन है, आपकी मजबूरी है कि यू कैन टेक इट आउट ओनली द टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू। अच्छा खैर चलो, ये तो इफ की कंडीशन है जो बहुत सादा सी है, हम लगा सकते हैं। अगर आप अपना स्टैक बना रहे हो तो ये कहने पे स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, यानी खाली है। अगर टॉप 0 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर इस तरह से होता है तो आप लिखेंगे इफ टॉप इज इक्वल टू 0, तो आपको एक मैसेज प्रिंट कराना होगा, वो ये होगा कि स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, ठीक है। स्टैक जो है वो एम्प्टी है, तो आप ये मैसेज प्रिंट करा दो। अगर नहीं, अगर ये वरना एल्स में जाएंगे, और अगर ये फेल हो गया तो एल्स में जाएंगे। एल्स में क्या करेंगे? फिर आप वो काम करेंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर वो काम करेंगे जो आपने करने हैं। देखें ना, अभी मैं फिर ये बताने चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जाहिर सी बात है उसमें अभी कोई वैल्यू नहीं होगी ना, तो उसमें वैल्यू नहीं होगी जी। जाहिर सी बात है, जब टॉप 0 है इसका मतलब है कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल फ्रेश हुआ हुआ स्टैक है, एम्प्टी स्टैक है, सही है ना? पुश एंड पॉप इस्तेमाल होता है, पुश एंड पॉप इस्तेमाल होता है। इरफान हैदर साहब, पॉप डॉट डिलीट नहीं होता, पुश एंड पॉप इस्तेमाल होता है। अच्छा मैं जरा आगे बढ़ जाऊँ, फिर आपके सवाल पूछता हूँ, ये रुक जाएंगे। अच्छा मैं कुछ कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मैंने, आप देखिए मेरे जुमले को गौर से सुनिएगा। मैंने कहा था एक किसी ने इनिशियली इंटीजर स्टैक ABC 10 को इनिशियलाइज किया और उसकी वजह से टॉप में 0 आ गया, एरे 10 साइज का इनिशियलाइज हो गया, उसकी इंडेक्सिंग 1 से हो गई, सपोज करते हैं। अगर स्टैक एम्प्टी है और किसी ने उस एम्प्टी स्टैक से कोई डेटा पॉप करने की कोशिश की, तो क्या उसको पॉप हो जाएगा डेटा? यकीनन नहीं होगा। मिसाल के तौर पे इस इनिशियलाइजेशन के फौरन बाद किसी ने x इज इक्वल टू पॉप लिखा, तो आप क्या मैसेज देंगे? उसको कोई ब्लास्ट तो नहीं करवा देंगे ना, कोई कोड ब्लास्ट हो जाए, नहीं। उसको प्रॉपर हैंडलर के तौर पे मैसेज आएगा कि स्टैक जो है वो ऑलरेडी एम्प्टी है, ठीक है। यानी अगर, और कैसे पता चलेगा कि टॉप किसी इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा? अगर टॉप किसी इंडेक्स को पॉइंट करता तो उसका मतलब डेटा उस जगह पे होता। समझ में? किसी भी टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, एरे भी, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। जो एरे में डेटा आ सकता है होमोजेनियस, और अगर पाइथन में तो हेटेरोजेनियस भी हो सकता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादातर न्यूमेरिक वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। अभी मैं कंप्लीट करता हूँ, पहले आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करें जो मैं बात कर रहा हूँ, और मैं इसको दोबारा से यहाँ पे
क्लियर करके सॉल्व करता हूँ उसको। ठीक है, अच्छा अब अगर कोई यहाँ पे यूं इस स्टैक को इनिशियलाइज करने के बाद कुछ कोई कोड यूं चलाता है कि ABC जो कि एक स्टैक है डॉट पुश, उसका एक मेथड पुश को हमने कॉल किया और हमने कहा कि मिसाल के तौर पे हम 99 इसमें पुश करना चाहते हैं। ये अब देखिए इस 99 के अगेंस्ट में वर्किंग क्या होगी, इसको समझने की बात है क्योंकि कोड अभी हम इसका लिखने जाएंगे पुश और पॉप का। तो मेमोरी में कैसे एडजस्ट हो रहा है बता रहा हूँ मैं। ABC डॉट पुश 99 ये मैंने लिखा एज अ यूजर। अब कोर प्रोग्रामिंग में इसके अगेंस्ट में क्या हो रहा होगा, यानी कोर प्रोग्रामिंग जो है, ठीक है, कोर प्रोग्रामिंग में इसके अगेंस्ट में क्या हुआ होगा, आपने एक लाइन लिखी और इस लाइन के अगेंस्ट में क्या होगा ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए होगा ये कि आप एक डेटा 99 पुश करना चाहते हैं, ये रेड वाला स्टैक आपके पास, अभी सब कुछ एम्प्टी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, ठीक है, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। जब आप ये करेंगे तो टॉप में 0 था, अब टॉप में 1 आ जाएगा, इसका मतलब वो इस इंडेक्स को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। और स्टैक का नाम है ABC। ABC की कौन सी लोकेशन पे, ABC की कौन सी लोकेशन पे, जो लोकेशन हमें टॉप में अभी नजर आ रही है, ठीक, ये एज अ एरे डील हो रहा है। उसके अंदर हम जो आइटम ऊपर से हमें कहा गया है, जो आइटम ऊपर से कहा गया है कि आप इसको जो है पुश कर, तो यहाँ पे आप आइटम को जो बेसिकली इंटर कर, सिर्फ ये 2 लाइनें आप कोर के अंदर लिखेंगे, कोर प्रोग्रामिंग। अभी मैंने चेक नहीं किया, चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे आप, चेकिंग का कोई काम नहीं किया मैंने कि स्टैक फुल हुआ है नहीं हुआ, ये थोड़ी देर में करता हूँ, पहले आप इस कंफ्यूजन से तो निकले पहले। तो दोबारा बता रहा हूँ कि किसी ने लिखा इंटीजर स्टैक ABC 10, इसका मतलब है 10 साइज का स्टैक एरे इनिशियलाइज हुआ, टॉप इनिशियलाइज हुआ। फिर किसी ने लिखा ABC डॉट पुश आइटम इज इक्वल टू 99, वो चाहता था कि वो एक डेटा, तो कहीं पे हमने कोई एड्रेस नहीं लिया कि कहाँ ये इंसर्ट होगा। इसके पीछे कोर प्रोग्रामिंग क्या होगी, सबसे पहले आप टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 करेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 करने से ये 1 हो जाएगा और उस 1 लोकेशन पे आइटम को कॉपी कर देंगे। इससे होगा ये मेरे भाई, इससे होगा ये कि आपके पास यहाँ पर 99 कॉपी हो जाएगा। अब ये एक डेटा कॉपी हो गया है और टॉप अब यहाँ मेंशन हो रहा है, टॉप जो है वो इस जगह पे इंडिकेट हो रहा है 1 पे, ठीक है। किसी ने अगर मजीद आगे गया और मजीद यूं लिख दिया ABC डॉट पुश, ठीक है, और लिख देता आइटम इज इक्वल टू 33 मिसाल के तौर पे, तो अब आप मुझे बताइए कि इसके अगेंस्ट में दो लाइनें कौन सी चलेंगी कोर प्रोग्रामिंग में। आप कहेंगे इसकी कोर प्रोग्रामिंग के अंदर कोर प्रोग्रामिंग में इसके अगेंस्ट में जो 2 लाइनें चलेंगी, आपने कहा सबसे पहले टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी पहले एक ऐड करेंगे आप और टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, उसके बाद आप ABC की टॉप लोकेशन पे कॉपी कर देंगे आइटम। देखें दोबारा देख लें, टॉप में अभी 1 है क्योंकि 1 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जब आप टॉप प्लस 1 करेंगे तो ये 2 लोकेशन को पॉइंट करेगा और उस 2 लोकेशन पे आइटम को कॉपी कर देंगे। तो इसकी वजह से आपके पास लोकेशन नंबर 2 में, ले रहा हूँ सवाल उठ जाऊँ, लोकेशन नंबर 2 में 33 कॉपी हो जाएगा, लेकिन टॉप अब यहाँ पे मेंशन होने के बजाय इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, ये आ गया आपका टॉप आ गया। अब मैं सवाल लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स मेरे वेटिंग में इनको इन करता हूँ और सवाल भी ले लेता हूँ, यही चलेगा और टॉप 2 हो जाएगा, टॉप आइटम में चले जाएगा। आगे समझ में सर, इस ABC एक टॉप लिस्ट और एरे है ये बेटा, अभी हम इसको एरे लेके चल रहे हैं। तुम सोचो लिस्ट और एरे में फर्क क्या होता है, पहले तो ये सोचो, पाइथन की लिस्ट हेटेरोजेनियस होती है बेसिकली, तो हम अभी होमोजेनियस टाइप का डेटा कह रहे हैं, ले रहे हैं इसके अंदर, और यकीनन एरे में न्यूमेरिक डेटा ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है, तो इसलिए ये हेटेरोजेनियस नहीं है। लिस्ट और एरे में जो फर्क है वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। सर टॉप प्लस 1 करेंगे, ये हम नहीं कर रहे, ये कोर प्रोग्रामर कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसको लिख रहे हैं कि पुश करो, ठीक है। देन लोकेशन 1 पर है, होगा ना, लोकेशन 2 पर कैसे आ गया एंड वाला कोड, वो तो इसलिए कि जब 1 पे था तो आपने जब, क्योंकि टॉप एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, तो आपने कहा कि जब टॉप प्लस 1 किया था तो यहाँ पे 1 पे आ गया था, और जब यहाँ पे किया तो 1 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, टॉप में एडिशन की ना तुमने, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा टॉप,
2 हो जाएगा तो 2 पे आ गया। अगर मैं इसी को एक दफा और चला दूं, अब टॉप में मेंटेन हो रहा है, टॉप 2 पे है क्योंकि टॉप ग्लोबल वेरिएबल, एक दफा और चला दूं मैं इस चीज को, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कि ए यानी ABC डॉट पुश ऑफ आइटम, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ 21 मिसाल के तौर पर। तो अब तुम क्या समझते हो इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या काम हुआ होगा? अगेन बहुत आसान है, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या काम होगा, 2 ही लाइनें लिखनी है जो कोर प्रोग्रामर ने हमारा, इतना आसान है कि टॉप को एक ऐड करेगा, क्योंकि टॉप एडिंग का ये डेटा जो 21 है ये कहाँ पे जाके पुश होना चाहिए, यकीनन लोकेशन 3 पे। लोकेशन 3 को बनाने के लिए आप कहेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद फिर जो एरे में डेटा कॉपी करने का तरीका है वो कर देंगे, यानी टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, और उसके बाद आप कहेंगे कि एरे का जो भी नाम था यानी स्टैक का जो भी नाम है वो जगह टॉप, और इसके अंदर आप आइटम को कॉपी कर देंगे। ठीक हो गया? ये बेसिकली हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पे आप जो है किसी भी डेटा को जो है वो इंसर्ट कर देते हैं स्टैक के अंदर, ठीक है। अब स्टैक क्योंकि टॉप, अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुश एंड पॉप दोनों टॉप से होते हैं, ठीक है। टॉप एज अ साइज भी काम कर रहा है और एज अ लोकेशन भी। साइज किस चीज का? एरे का साइज, तो एरे का साइज है, साइज के तौर पे तो काम नहीं कर रहा। सर लिस्ट ज्यादा बेहतर नहीं होगी बिकॉज लिस्ट में हर डेटा टाइप आ जाता, हाँ होगी, लेकिन समटाइम लिस्ट, मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊं कि लिस्ट और स्टैक और लिस्ट और एरे में बेसिकली फर्क तो है कि लिस्ट में हर टाइप का डेटा आ जाता है, लेकिन लिस्ट एज अ प्रोसेसिंग बहुत स्लो है। हेट्रोजेनियस का वजह से ये प्रोसेसिंग में बहुत स्लो हो जाता है, तो इस वजह से लिस्ट को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। करते हैं लेकिन एरे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये वर्किंग में फास्ट है। जब आप पाइथन की लिस्ट को पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ क्लियर, इसीलिए पाइथन में numpy का एक एरे भी थर्ड पार्टी टूल बनाया गया है, बहुत पॉपुलर है numpy, तो वो बेसिकली होमोजेनियस है। अच्छा जी, अब आइए मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी ने ये सब कर, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि 21 भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 21 जो है वो यहाँ पर कॉपी हो गया, ठीक है। आपका टॉप अब यहाँ से यहाँ पहुंचा हुआ है। टॉप एक ग्लोबल वेरिएबल है, टॉप एक ग्लोबल वेरिएबल है सर, सो हाउ वुड वी नो इफ आवर स्टैक इज ग्लोबल? ये क्या बात कर दी नूर अहमद, आपको तो ये पता ही होगा ना, जब आप एक कोर प्रोग्रामर हैं और आपको ये बात पता होगी, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं, आप कहीं से कॉपी थोड़ी कर रहे हैं डेटा या प्रोग्राम, आप एक बेसिकली अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आपको ये बात पता होती है हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्वर को कि मेरा डेटा किस टाइप का आना है, ठीक है। बात समझ, डेटा मिक्सिंग में आना है डेटा, तो जी एंड प्रोग्रामर की बात कर रहा हूँ। एंड प्रोग्रामर को ये पता है कि बेसिकली डेटा जो है वो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है, पहले मैं नूर मोहम्मद का आंसर दे दूँ तो अब आप, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टैक में नॉर्मली जब आप स्टैक बनाते हैं तो इसका मकसद किसी भी किस्म की जैसे एरे में सॉर्टिंग है और इस तरह का मकसद नहीं, बल्कि ये किसी काम को करने में सपोर्ट करता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहे थे, तो एक्चुअल मकसद तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना था, लेकिन मजबूरन हमें उनकी फंक्शन को बीच में रोक के जाना पड़ा। अब जब फंक्शन को रोक के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सब में ऐसा होगा, तो नॉर्मली वहाँ पे हम फंक्शन का एड्रेस जो है वो स्टोर कर देते हैं। एड्रेस एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो सब जगह यही कर रहे होंगे, तो ये बेसिकली एक होमोजेनियस टाइप का स्टैक जो जनरेट होता है, सही है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कि जब आप दो फंक्शन कहीं बना रहे होते हैं तो दोनों फंक्शन की जो स्कोप होता है वो अपने अपने वेरिएबल पर डिफाइन होता है। जो वेरिएबल आप किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पुश का एक फंक्शन है, पॉप का एक फंक्शन है, अगर पुश के फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वो पॉप में हैंडल नहीं होगा, और पॉप में कोई वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे तो वो पुश में हैंडल नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल हो जो दोनों में ही काम कर जाए, तो उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं और उसको आप दोनों फंक्शन से बाहर कहीं पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो दोनों तरह, लेक्सिकल भी और वर्किंग भी। लेक्सिकल तो बेसिकली हम इस मायने में लेते हैं
कि उसकी जो स्कोपिंग है यानी जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो हम उसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो बाहर की तरफ ही कर देते हैं, यानी कि वो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे काम करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई आपके? अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप ये चाहते हैं कि आप डेटा पॉप करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू, ठीक है, और abc डॉट पॉप। अब पॉप में आपको ये नहीं बताना कि कौन सा डेटा आपने बाहर निकालना है, आप सिर्फ यहाँ लिख देते हैं abc डॉट पॉप। तो आप देख रहे हैं abc डॉट पॉप लिखने का फायदा क्या हो रहा है कि आपको ये नहीं बताना कि कौन सा डेटा आप बाहर निकालने जा रहे हैं। तो अब इसके पीछे जो कोर प्रोग्रामिंग है वो कैसे चलेगी वो हमें देख लेते हैं यहाँ पे। इसके पीछे जो कोर प्रोग्रामिंग है वो कैसे रन करेगा। तो आप कहेंगे देखो होगा क्या कि मैं जो डेटा बाहर से लेके आऊंगा वो x में स्टोर कर दूंगा। x एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें डेटा स्टोर करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू abc, गौर से देखिए क्या कह रहा हूं मैं, abc, और इस वक्त टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है वो डेटा बाहर निकालो। तो abc की टॉप पोजीशन पे जो डेटा है वो बाहर निकालो। तो आपने क्या किया, abc की टॉप पोजीशन यानी 3 पोजीशन पे जो डेटा है वो x में कॉपी कर दो, और उसके बाद आप टॉप में से एक कम कर दें, आप टॉप को नीचे ले आए। टॉप को कम करने का मतलब क्या हो रहा है कि जो टॉप आपके पास पहले पॉइंट कर रहा था, किसको पॉइंट कर रहा था, 3 को, अब 3 को नहीं करेगा बल्कि दोबारा से ये 2 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो टॉप अब इस 2 को पॉइंट करने लग गया क्योंकि आपने एक कम कर दिया। अगर कोई और इसमें मजीद यही वाला कोड चला देता है कि x इज इक्वल टू, ठीक है, abc डॉट पॉप यूं चला दे, तो आप कहेंगे कि अब इसके पीछे कोर प्रोग्रामिंग क्या होगी जो प्रोग्रामर ने लिखा होगा। आप कहेंगे इसके पीछे कोर प्रोग्रामिंग के फिर 2 लाइनें होंगी, x इज इक्वल टू abc ऑफ टॉप, ठीक है, यानी जो टॉप पे डेटा है वो निकाल के x पे लिया, या x नहीं लिखता x1 लिख देता है मिसाल के तौर पे, तो जो डेटा है वो x1 में लाके कॉपी कर दो। तो टॉप अभी कहाँ पर आ गया था, 2 पे आ गया था, तो 2 का डेटा जो 33 है वो x1 में आ जाएगा। लेकिन आपने टॉप को मेंटेन भी करना है, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस टॉप माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि आप डेटा रिमूव कर रहे हैं। तो अब आपके पास जो स्टैक है, आपके पास जो स्टैक है बेसिकली वो आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, यानी इसका टॉप, और अब आपका स्टैक जो है वो टॉप इसका यहाँ मेंटेन हो रहा होगा 9 नंबर के ऊपर, यानी 99 पे 1 के ऊपर। और इस तरह से अगर दोबारा से कोई पुश का मेथड कॉल करे तो टॉप में एक इजाफा होगा, ऊपर जाके वो पुश कर देगा। तो ये पुश और पॉप जो है वो काम करते रहेंगे। दोनों फंक्शन जो है वो किसी एक ही स्कोप में लिखे जाते हैं और उसके बाद हम इसको दोनों को एक ही वेरिएबल से जो है वो हैंडल करते हैं, और ये काम होता रहता है मेमोरी के अंदर पुश एंड पॉप। अगर ये बेसिकली लिमिटेड साइज के एरे के अंदर है तो आप किसी हद तक इसमें डेटा पुश कर सकते हैं और उसके बाद आप कह देंगे ओवरफ्लो हो गया है स्टैक। और अगर आप इसमें किसी लिमिटेड नॉन लिमिटेड टाइप में कर रहे हैं यानी किसी डायनेमिक टाइप के एरे में कर रहे हैं तो फिर आप बेसिकली ये मैसेज प्रिंट नहीं कराते, बल्कि अगर किसी वक्त कोई एरे फुल हो जाता है तो डायनेमिकली फिर उसको नया एक्सेस जो है वो दे दिया जाता है, नया स्पेस जो है वो दे दिया जाता है। तो ये बेसिकली इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है। अब आपने कोई सवाल पूछने तो पूछिए, कुछ सवाल पहले से हैं मैं इसको समझाता हूँ। उसके बाद हम इन 2 फंक्शन, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, इन 2 फंक्शन का कोड देखते हैं कि कैसे लिखा गया है। टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे, फिर जी कर दिया दिल, आइटम इज इक्वल टू टॉप, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही किया हमने। और जी 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 पे टॉप होगा वो निकालेंगे, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया। अब इसका मतलब है हमने 2 बातें पढ़ ली, एक तो पढ़ लिया इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैक, दूसरा पढ़ लिया हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैक के बाद मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तीसरा क्या पढ़ना चाहते हैं, तीसरा पढ़ना चाहते हैं ऑपरेशन। इसके 2 ऑपरेशन हैं। कौन कौन से 2 ऑपरेशन हैं, एक है पुश और एक है पॉप। इन दोनों ऑपरेशन का कोड भी मैंने ऑलमोस्ट आपको समझा दिया है, तो अब आपको सिर्फ इसको प्रॉपरली लिखना है। तो देखिए पुश का कोड यहाँ से शुरू हो रहा है कि आप पुश एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं और इसका कोड, तो आप ये जहन में रखिएगा कि पुश और पॉप कोई अलग-अलग नहीं लिखे जाते, एक ही बेसिकली स्कोप के अंदर लिखे जाते हैं और एक साथ कॉल होते हैं, कभी पुश कॉल होता है कभी पॉप कॉल होता है। और इसके अंदर जो टॉप का वेरिएबल है वो बेसिकली ग्लोबल होता है ताकि आप
ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है ये एक समझाने के अंदाज में लिखा है, और जरूरी नहीं कि आप इस तरह लिखें। नॉर्मली होता ही है कि देखिए पुश का फैक्टर है, दो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, 4 पैरामीटर्स दिए गए। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो यूजर ने प्रोवाइड किए हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको पहले से मालूम थे। ये 2 पैरामीटर्स बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। फिर मैं बता देता हूँ कौन से पैरामीटर यूजर ने दिए, कौन से पैरामीटर आपको पहले से मालूम थे। तो देखें इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो स्टैक यूजर ने प्रोवाइड किया होगा कि किस स्टैक में पुश करना चाहता है। तो ये ऐसा ही है जैसे आपने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले ABC, ठीक है, ABC डॉट पुश, ऐसे लिखा था ना आपने। तो इसका मतलब है कि यूजर ने आपको बताया है कि कौन से स्टैक पे पुश करना है, क्योंकि हो सकता है एक में 5 स्टैक बने हुए हों, तो इस यूजर ने बताना है ना कि कौन सा स्टैक आप यूज कर रहे हैं। तो ABC यानी ABC का मतलब है कि ABC वाले स्टैक को इस्तेमाल करना है। तो ये स्टैक आपको यूजर ने बताया होगा, और इसके बाद आपने अंदर लिखा था आइटम, ठीक है, आइटम लिखा था यहाँ पे, यानी कौन सा आइटम पुश करना चाहते हैं ये भी यूजर बताता है, एंड यूजर। तो एंड यूजर भी आपको बेसिकली ये 2 चीजें जो है वो आपको एंड यूजर बताएगा। सवाल देख लेता हूं मैं, स्टैक एंड आइटम यूजर ने देना है, बिल्कुल ठीक है सिमरन। सर इसमें मैक्स -1 होगा ना, इसमें सिर्फ मैक्स होगा। मैक्स -1 क्यों होगा? ये बेसिकली ये तो एरे का साइज है। जब इनिशियलाइज हुआ था तो उस वक्त हमने इसका ये स्कोप रख लिया था अपने पास कि एरे का साइज मैक्स साइज के अंदर स्टोर है, इससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं हो सकता। और टॉप वेरिएबल हमारे पास है, ये 2 चीजें हमारे पास अपने पास मौजूद है। तो मैंने रेड से जो चीज बनाई है वो हमारे पास, हमारे से मुराद है अब हम कोर प्रोग्रामर हो गए। ये एंड यूजर है येलो वाला, और हम कोर प्रोग्रामर हो गए। तो हम कोर प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली कोर प्रोग्रामिंग को मेंशन कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये 2 चीजें हमारे पास है। मैक्स का मतलब है एरे का साइज। अगर तो नॉन डायनेमिक है तो हमें एरे के साइज के ऊपर बात करनी है। अगर आपका स्टैक जो मेमोरी में मौजूद है और इसके अंदर कोई लिमिटेशन ऑफ द साइज है, अगर लिमिटेशन ऑफ साइज है, ये 1 से लेकर 7 तक का से डेटा है और सब में डेटा भर दिया गया, सब डेटा से फुल हो चुके हैं, तो यकीनन अगला पुश जब कॉल होगा तो हम उसको ओवरफ्लो का मैसेज देंगे। अब यकीनन सारे डेटा फिल हो चुके हैं इसके अंदर, इस स्टैक में सीक्वेंशियल ऑर्डर में फुल हुए थे। अब अगर कोई कहेगा मजीद एक पुश का मेथड लगा दे तो हम कहेंगे कि ये फुल होगा। ये कब होगा? जब आपके पास टॉप जो है, टॉप वो आपके मैक्स के बराबर हो जाए, टॉप और मैक्स आपस में कंपेयर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये फुल हो चुका है। समझ में आ रही? सवाल देख लेता हूँ मैं। स्टैक में सर मैं सर स्टैक अनलिमिटेड वैल्यूज डाल जी कर सकते हैं, मैंने बताया ना डायनेमिक टाइप हो तो अनलिमिटेड वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इस तरह पढ़ना होगा कि डायनेमिकली मेमोरी स्पेस कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मैं किसी वक्त ये ज़रूर समझाऊंगा कि अगर हमारा ये तो कंटीजियस है ना, और कंटीजियस में भी हम डायनेमिक बना सकते हैं कि जब ये फुल हो जाए, आपको डेटा पुश होने के लिए आए, तो इस पूरे एरे में जो है मजीद 5 सेल एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएं अगली परफॉर्मेंस के लिए। तो वो इस तरह से बेसिकली बहुत ही हाई फाई किस्म के काम हो रहे होते हैं, और जब ये पॉप होना शुरू हो तो फिर इसमें से स्पेस खाली कर दी जाती है। तो इस तरह से हम इसको बेसिकली डायनेमिकली हैंडल कर सकते हैं। अब तो कंपाइलर बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुके हैं, सारे काम कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अच्छा स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको 4 वेरिएबल्स बता दिए, 2 हमारे पास मौजूद हैं एज अ कोर प्रोग्रामर, 2 यूजर ने दिए। करना क्या है? सबसे पहले चेक करना है। हम बहुत ही बेसिक प्रोग्राम लिख रहे हैं और डेफिनेटली हमें आगे की बातें पता होनी चाहिए। हमने कहा कि अगर टॉप के अंदर ये डबल इक्वल टू है, ठीक है, कंपैरिजन में सबसे पहले जैसे ही पुश का मेथड कॉल हुआ, पुश का मेथड जैसे ही कॉल हुआ, हमने चेक किया कि टॉप वेरिएबल में जो वैल्यू है, जो इंडेक्स है, वो मैक्स के बराबर तो नहीं है। अगर वो मैक्स के बराबर आ चुकी है यानी टॉप अपने मैक्स पे पहुंच चुका है, ठीक है, यानी फाइनल वैल्यू तक चला गया है, फाइनल वैल्यू तक चला गया, तो आप यहाँ कह देंगे देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड रिटर्न, यानी अब आप पुश नहीं कर सकते। अगर ये नॉन डायनेमिक है तो अब आप पुश नहीं कर सकते। समझ आई बातें?
और अगर ऐसा नहीं है, इफ लिखा हुआ, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कहेंगे एल्स पुश कर सकते हैं। पुश करने का मैकेनिज्म सिर्फ 2 लाइनों के ऊपर डिपेंडेंट है। पुश कहाँ करते हैं? पुश करने के लिए पहले आप एक जगह बनाते हैं। जगह बनाने के लिए टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 करते हैं। टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर दिया आपने, ठीक है। और टॉप प्लस 1 करने के बाद वो डेटा जो आप वहां से रिसीव कर रहे थे उसको उस टॉप लोकेशन पे कॉपी कर देते हैं। स्टैक का जो भी नाम है उस स्टैक के नाम पे आप उसको कॉपी कर देते हैं और ये काम चलता रहता है जब तक कि आप अगर दोबारा करना चाहे दोबारा कर लेंगे। तो ये सिर्फ 2 लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 और फिर उस टॉप लोकेशन पे डेटा को कॉपी होगा, ठीक। अगर यही चीज हम बेसिकली पॉप के लिए देखें, पॉप एलिमेंट के लिए चेक करें, तो आपको क्या चाहिए अब? तो मैं साथ साथ ये दोनों एक ही जगह लिखे हुए हैं। आपने कहा अब हमें स्टैक चाहिए और टॉप आइटम चाहिए। यूजर से आइटम चाहिए होगा? नहीं, यूजर से आइटम हमें इसलिए चाहिए जो उन्होंने आपने भाई पॉप में तो हमें आइटम नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जब हम पॉप करते हैं किसी एरे में से अगर हम पॉप कर रहे हैं तो वो तो भाई अगर टॉप यहाँ पर है, सब में डेटा फिल हुआ है और टॉप अगर यहाँ पर है, ये वाला टॉप वेरिएबल, तो आप इसी डेटा को बाहर निकाल के देंगे ना, तो फिर आइटम किस बात का? तो नॉर्मली ये लोग जो यहाँ आइटम लिखते हैं ना, ये बुक में जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि वो बेसिकली रिसीविंग वाला आइटम है कि जो मैं डेटा पॉप करूंगा वो आपको कहाँ रिसीव करके दूँ। तो वो बताना ये चाह रहा है कि आप जो डेटा यहाँ से पॉप करेंगे वो इस आइटम में कॉपी कर दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि यकीनन ये बात तो हमें बतानी है कि डेटा कॉपी कहाँ होगा, ठीक है। तो आपने बता दिया कि डेटा कॉपी जो है वो आइटम में हो, तो ये आइटम जिसमें डेटा कॉपी होना है और ये स्टैक जो स्टैक इस्तेमाल करेगी, 2 चीजें यूजर देगा और टॉप का वेरिएबल हमें पता होना चाहिए। बस ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पे मालूम होने चाहिए। अच्छा जी, अब थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैक अभी बिल्कुल एम्प्टी है और एरे की लेंथ अगर 1 से शुरू हो रही है और टॉप में अगर 0 रखा हुआ है, तो यकीनन ये इस बात की इंडिकेशन है कि स्टैक एम्प्टी है, तो पॉप नहीं कर सकते। तो आपने कहा टॉप में अगर ये डबल इक्वल टू लगता है, यहाँ पे सिंगल लगाया, कंफ्यूज नहीं होना। अगर टॉप में 0 है तो आप मैसेज प्रिंट कर देंगे अंडर फ्लो, या और अच्छा मैसेज प्रिंट करें तो स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है, ये मैसेज आप प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैसेज प्रिंट कराने के बाद आप यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, एल्स की कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि उसको अलाउ करें कि वो बेसिकली क्या कर ले, अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि नहीं बल्कि ये अलाउ करता है पॉप करना, तो आप देखें क्या लिख रहे हैं। पहले आप उस डेटा को जो पॉप होना है उसको पहले पॉप कर रहे हैं। स्टैक टॉप पे जो रखा हुआ डेटा उस आइटम को पहले आप पॉप कर रहे हैं और उसके बाद टॉप में से कम करके वो पॉइंटर को नीचे ला रहे हैं। पॉइंटर ग्लोबल है, डिलीशन और इंसर्शन दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। डिलीशन के लिए भी करेगा और इंसर्शन के लिए भी करेगा। और ये 2 एल्गोरिथम जो है इनफ हो गए हमारे लिए, जो कि हमने स्टैक की 2 ऑपरेशन है, दोनों हमने पढ़ लिए, ठीक है। एक पुश है, एक पॉप है। मैं जरा पूछ लेता हूँ आपसे, आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें इस दोनों एल्गोरिथम में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, ताकि मैं इसको क्लियर करूँ। उन्हें इसकी छोटी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। रनिंग टाइम क्या है। अच्छा जी, गॉट इट सर, क्लियर है। शाबाश शाबाश। बाकी जो लोग हैं भाई, मैं सबसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आता हूँ। मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करूँगा, नाम से तो मैं नहीं जानता, ना चेहरे आप लोगों के मैंने देखे कभी, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो लोग थोड़े से वीक चल रहे हैं वो थोड़ा इस पे मेहनत करके पढ़ें, ताकि आप लोगों की भी जो है ना एक ग्रिप आ जाए डेटा स्ट्रक्चर पे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आगे बहुत आपको फ़ायदा देगा ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इसकी क्या होगी, अगर आप गौर से देखिएगा। मैं पहले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने से पहले ये बताता हूँ कि एक स्टैक है, गौर सुनिएगा,
और उसका साइज आपने बना दिया n, बात समझने की कोशिश करना, n यानी उसका साइज है n। अभी मैं कोड से पहले समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। उसका साइज है n, ठीक है। इसमें अगर कोई पहला डेटा इन हो रहा है, ठीक है, अगर कोई पहला डेटा इन हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दो लाइनों पे काम करना है, मेजरली दो लाइनों पे काम करना है। अभी मैं पुश की बात कर रहा हूँ, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 और फिर उसके बाद स्टैक का डेटा, मतलब जो डेटा है वो स्टैक में कॉपी कर दो, कॉपी करना, इन दो लाइनें। समझ में आई बात है। अगर मैं पहली पोजीशन पे भी इंसर्ट कर रहा हूँ तो मुझे दो लाइनें ही लिखनी है, एक में टॉप को इंक्रीज कर रहा हूँ, एक में डेटा कॉपी कर रहा हूँ, ये दो लाइन में। और अगर मेरे पास कोई आखिरी पोजीशन पे मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ, सारा सब में कॉपी है पहले से, सब में पहले से कॉपी हुआ, लेकिन मैं आखिरी पोजीशन पे डेटा कॉपी करने चाह रहा हूँ। अगर मैं सारा डेटा कॉपी है और आखिरी पोजीशन पे डेटा कॉपी करने जा रहा हूँ, तब भी मुझे ये दो ही लाइनें एग्जीक्यूट करनी है कि टॉप में एक डेटा इंक्रीज करना है, यकीनन टॉप यहाँ पे होगा, तो टॉप में एक डेटा इंक्रीज करना है, एक इंडेक्स इंक्रीज करना है, सही है। और उसके बाद मैं एक कॉपी का कमांड चला दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैक चाहे एक 2 साइज का हो, चाहे 1000 साइज का हो, चाहे 1 मिलियन साइज का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हैं। किसी भी पोजीशन पे डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे, ये दो लाइनें ही चलनी है हमारे पास। बात समझ में आ रही है। डेटा के साइज पे, यानी अगर स्टैक 10 साइज का है और किसी पोजीशन पे आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तब भी आपको ये दो लाइनें ही चलानी है। अगर स्टैक 1000 साइज का है और तब भी आपने कहीं पे डेटा इंसर्ट करना है, तब भी आपने ये दो लाइनें चलानी। डेटा के साइज पे मुनस्सर नहीं है कि कितनी लाइनें चलेंगी। वेरी गुड, गॉट इट, सही, बिल्कुल। ये दो लाइनें जो इन्होंने लिखी है ना सिमरान ने, ये दो लाइनें हमें रन करनी है हर सूरत में, चाहे वो बेसिकली साइज कितना ही हो, ये दो लाइनें रन करनी, मैंने टेक्स्ट में लिखा है। तो जब आप इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग हो जाते हैं, डेटा हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई है। यानी मैं अगर मैं इसको रन भी करूं, आइए देख लेते हैं, रन कर लेते हैं। जी, लूप चलो ये भी सही बात है कि लूप तो है नहीं, लेकिन ये तुम्हारी बात सही है, यहाँ पे लूप नहीं है। लेकिन हम ना ये जो लूप वाले कंडीशन को चेक करने का तरीका है ना, ये नॉन टेक्निकल है। आप इसको ग्रिप ना पकड़े, आगे परेशान हो जाओगे तो कि लूप है या नहीं है। इसको उसी वे में देखो जिस वे में देखने की इजाजत है। बात समझ रहे हो मेरी? तो इससे समझ में ज्यादा है, बाकी तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे जो एल्गोरिथम मुश्किल आएंगे ना, उसमें तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा प्रॉपर वे में एनालाइज करना। इसीलिए मैंने अभी कोड पे नहीं किया, मैं अभी पहले मैंने तुम्हें आइडिया दिया है और तुम लोग के आंसर आने शुरू हो गए। अब मैं एक एक लाइन को रन करता हूँ। पहली लाइन रन होगी इफ टॉप, ये एक कंपैरिजन है, तो ये एक कंपैरिजन के लिए एक इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक हो गया? हाँ, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन होगी। अब क्योंकि स्लाइड चेंज हो रही है तो इस इंस्ट्रक्शन को याद रखना और स्लाइड चेंज करने पे जाते हैं। अगर तो ये वाला केस है तो सिर्फ एक ही लाइन रन होगी, लेकिन हम वर्स्ट केस को कहते हैं। वर्स्ट सुनना, वर्स्ट केस क्या होता है? वर्स्ट केस ये कहता है कि उसने इंसर्ट करना है, यहाँ पे तो इंसर्ट नहीं करना ना, तो इंसर्ट नहीं करना है तो एक लाइन इंसर्ट हो रही है। लेकिन अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस स्टैक का साइज कितना ही क्यों ना हो, एक लाइन यहाँ रन करनी है, एक लाइन यहाँ रन करनी है, दो लाइनें रन करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पुश का मेथड है, इसकी अगर हम रनिंग टाइम को देखें, यहीं पे लिख देता हूँ, रनिंग टाइम देखें तो आप कहेंगे कि t ऑफ n जो है वो 2 है। यानी एरे का साइज कितना ही क्यों ना हो, आपको दो ऑपरेशन करने हैं, एक टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 और एक स्टैक में कॉपी करने का काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रनिंग टाइम जो है वो ये है, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या इसकी फैमिली वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ 1 है। बिल्कुल सही बताया था, ठीक है। बात से दोनों में फर्क है, यानी
जितना भी साइज होगा उसको 2 ऑपरेशन करने हैं, लेकिन ये कांस्टेंट रनिंग टाइम में कैटेगरी में आता है। सिमिलरली डिलीशन में क्या होगा, अगर मैं कहूँ डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करो, तो डिलीशन का भी यही हाल है। डिलीशन के अंदर भी 2 ही लाइनें एग्जीक्यूट होनी है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यही आएगी जो आपने इंसर्शन की थी। समझ आ गई बात ये? तो इससे ये पता चलता है कि हमने एक प्रॉपर वर्क कर लिया, यानी हमने पुश की रनिंग टाइम निकालनी थी तो हमने रनिंग टाइम निकाली 2 और इसकी फैमिली डिफाइन कर दी ऑर्डर ऑफ 1। अगर डिलीशन की बात करूं तो उसमें भी यही होगा। बेस्ट केस किसको कहते हैं कि आपका स्टैक ऑलरेडी फुल था और आपने पुश की मेथड लगाया, तो फिर ये 2 लाइनें तो नहीं चलेंगी ना बेटा, ये बेस्ट केस के बारे में पूछ रहे हैं। तो उसमें आपको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करानी है, वो कौन सी है कि वो आप मैच कर लें कि वो बेसिकली बेस्ट केस में, बेस्ट केस का मतलब है कि वो ये वाली लाइन रन करके बाहर निकल जाएगा। बेस्ट केस में ये वाली लाइन रन करके बाहर निकल जाएगा, उस वक्त उसको ये वाली लाइनें रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई? तो डिलीशन का भी यही होगा, आप चेक कर लेना डिलीशन में। तो इंसर्शन और डिलीशन, ये हमारे पास स्टैक का एक प्रॉपर ओवरव्यू हो चुका है। हमने स्टैक का ओवरव्यू किया, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की, उसके बाद हमने इसके 2 ऑपरेशन के एल्गोरिथम पढ़े और उन एल्गोरिथम्स के हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल ली। अब आगे जो हमारा काम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि स्टैक की एप्लीकेशंस बहुत हैं। वो एप्लीकेशंस कौन कौन सी, वो हम ब्रेक के बाद पढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो हम जो है वो इसके बाद हम यहाँ पे क्विक सॉर्ट में है और इस तरह की बहुत सारी दूसरी जगहों पे जो है वो स्टैक को हम इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ये बंद होने वाला है 1 मिनट के अंदर और 2 बजने में 5 मिनट्स हैं, तो हम और मोरलेस 2:15 या 2:20 पे ज्वाइन करते हैं दोबारा। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और फिर हम आके ना पहले प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, प्रोजेक्ट के बाद फिर हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट लेंगे। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, 2:15 या 2:20 पे ज्वाइन कर लीजिएगा आप। प्रोजेक्ट पे पहले बात करेंगे फिर हम अपने अगली बात मैं दे दूंगा। ब्रेक के बाद आते हैं फिर बात करते हैं। ओके।